हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो भारतीय राजनीतिक विचारक हैं उसमें कौटिल्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जो कौटिल्य हैं उनको हम चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि हमें पता है कि कौटिल्य को और किस नाम से जाना जाता है, चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से। आगे देखते हैं, जो कौटिल्य हैं वो एक शिक्षक के रूप में भी कार्य करते थे या कार्य किया है इन्होंने। और एक दार्शनिक भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, विधिवेता भी थे और शाही सलाहकार भी थे। जो मौर्य साम्राज्य था, तो मौर्य साम्राज्य में जो सम्राट चंद्रगुप्त और उनके पुत्र बिंदुसार थे, उनके सलाहकार के रूप में भी कौटिल्य के द्वारा कार्य किया गया था, यानी कि वे एक सलाहकार पद पर भी रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इनकी रचनाएं देखते हैं। रचनाओं में अर्थशास्त्र इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वही देखेंगे हम। तो अर्थशास्त्र इनकी सबसे प्रमुख रचना है और अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा हम डीपली पढ़ेंगे तो वो आगे देखेंगे। लेकिन पहले हम चाणक्य नीति के बारे में जानते हैं। तो जो चाणक्य नीति है उसमें जीवन की सफलता के सूत्र जो है वो इन्होंने दिए हैं। तो जीवन की सफलता के सूत्र के बारे में जो है चाणक्य नीति में इन्होंने बताया है और इन्होंने कहा है कि मनुष्य को बहुत अधिक सीधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाहे वो पेड़ हो चाहे वो मनुष्य हो, सीधे पेड़ और सीधे मनुष्य जल्दी काटे जाते हैं। इसीलिए व्यक्ति को बहुत अधिक सीधा नहीं होना चाहिए। और यही जीवन की सफलता के सूत्र जो है वो चाणक्य नीति में इन्होंने प्रदान किए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्थशास्त्र के बारे में। तो जो इनकी रचना है अर्थशास्त्र, उसके बारे में हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र जो बुक है उसको सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि अर्थशास्त्र में जो तीसरी और चौथी शताब्दी की ये रचना है और इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषय जो है इनको समाहित किया गया है। इनकी नाम इसका अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें सारे विषय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषयों का समावेश इसमें किया गया है और ये तीसरी और चौथी शताब्दी की रचना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1905 में जो रुद्र श्याम शास्त्री थे उनको ये रचना मिली थी और उन्होंने ओरिएंटल अनुसंधान संस्थान को यह रचना सौंपी थी। तो रुद्र श्याम शास्त्री ने 1905 को ओरिएंटल अनुसंधान को यह रचना सौंपी थी या सुपुर्द की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1909 में यह रचना पब्लिश हुई, यानी 1905 में तो यह रचना किसको मिली थी, रुद्र श्याम शास्त्री को। नेक्स्ट 1909 में यह रचना पब्लिश हुई थी यानी प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्थशास्त्र के बारे में। तो जो अर्थशास्त्र बुक है इसमें जो उस समय के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे शिवशंकर मेनन, उन्होंने जो है कहा कि इसमें राज्य की संरचना का यथार्थवादी कला का जो वर्णन है वो अर्थशास्त्र बुक में हमें देखने को मिलता है, यानी कि अर्थशास्त्र बुक में राज्य की संरचना की यथार्थवादी कला का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं। 15 अधिकरण हैं, 180 प्रकरण हैं, 150 अध्याय हैं और 6000 श्लोक हैं। 15 अधिकरण, 180 प्रकरण, 150 अध्याय और 6000 श्लोक हैं। तो ये हमें कुछ फैक्ट हैं अर्थशास्त्र के बारे में, एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखने हैं। एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। अर्थशास्त्र तीसरी से चौथी शताब्दी की रचना है। इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषयों को समाहित किया गया है। 1905 में रुद्र श्याम शास्त्री को यह रचना मिली थी जो कि ओरिएंटल अनुसंधान संस्थान को इन्होंने सौंप दी थी। 1909 में ये रचना पब्लिश हुई थी और उस समय के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन ने यथार्थवादी कला का वर्णन के बारे में कहा है कि ये इस जो रचना में राज्य की संरचना का यथार्थवादी कला का वर्णन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो थॉमस ट्रेटमैन एक लेखक थे और उन्होंने कहा कि कौटिल्य के बारे में जानकारी के कुछ स्रोत इन्होंने बताए हैं कि कौटिल्य के बारे में हमें जानकारी किस किस स्रोत में देखने को मिलती है, किन स्रोत में हमें मिली है। तो वो विचारक हमें ध्यान रखने हैं। थॉमस ट्रेटमैन जो थे इन्होंने कहा कि कौटिल्य के बारे में हमें जानकारी कुछ स्रोतों से प्राप्त हुई है। तो वो स्रोत हम जानेंगे। बौद्ध संस्करण के महावंश में हमें कौटिल्य के बारे में जानकारी मिलती है और जैन संस्करण का जो परिशिष्ट वर्णन है जो हेमचंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है उसमें भी हमें कौटिल्य के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कश्मीरी संस्करण जो कथा सरित सागर जो सोमदेव के द्वारा लिखा गया है उसमें भी हमें कौटिल्य के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विशाखा दत्त।
तो विशाखादत्त का जो मुद्रा राक्षस है उसमें भी हमें कौटिल्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये स्रोत हमें एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखने हैं। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बौद्ध संस्करण के महावंश में हमें कौटिल्य के बारे में जानकारी मिलती है। जैन संस्करण के परिशिष्ट वर्ण पर्वण जो हेमचंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया था उसमें भी हमें कौटिल्य के बारे में जानकारी मिलती है। कश्मीरी संस्करण कथा सरित सागर का जो सोमदेव के द्वारा जो लिखा गया है उसमें भी हमें कौटिल्य के बारे में जानकारी मिलती है। और विशाखादत्त का जो मुद्रा राक्षस है उसमें भी हमें कौटिल्य के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो राज्य का सप्तांग सिद्धांत है उसके बारे में। तो जो कौटिल्य के द्वारा राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस जो अर्थशास्त्र बुक है उसके 15 अधिकरण हैं। तो 15 अधिकरण जो छठा अधिकरण है उसका अर्थशास्त्र का, उसके प्रथम अध्याय में जो है वो राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया गया है। छठे अधिकरण के प्रथम अध्याय में ये हमें ध्यान रखना है कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किस अधिकरण में किया गया है, छठे अधिकरण में, किस अध्याय में, प्रथम अध्याय में। उसके बाद जो संविदा सिद्धांत होब्स लोक रूसो यानी कि जो समझौतावादी सिद्धांत है उसके बारे में भी वर्णन जो है इसमें किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो राज्य का सप्तांग सिद्धांत है उसमें सबसे पहले जो है वो राजा या स्वामी यानी कि जिसको हम राज ऋषि के रूप में जो है कौटिल्य ने इसकी व्याख्या की है कि राजा या स्वामी का नाम उन्होंने क्या दिया है, राज ऋषि। और इन्होंने कहा है कि राजा या स्वामी को प्रजा के कल्याण में ही कार्य करना चाहिए। और उन्होंने जो है राज्य में शिक्षा पर बहुत अधिक बल दिया है। किसके समान, प्लेटो के समान ही शिक्षा पर बहुत अधिक बल दिया है। और उन्होंने कहा है शिक्षा पर भी मतलब बहुत अच्छे तरीके से शिक्षा जो है वो राज्य के अंतर्गत होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि दंड नीति, सैनिक नीति, अर्थशास्त्र और शिक्षा शास्त्र पर भी राजा को बल देना चाहिए। और इस प्रकार से उन्होंने कहा ये सब जो है जिस शासक में होंगे, जिस राजा में होंगे वही असली राज ऋषि यानी कि वही असली स्वामी या राजा कहलाने लायक है। तो उन्होंने इस प्रकार भी कहा है, एक मतलब डेफिनेशन भी दी है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से घुन लगी लकड़ी नष्ट हो जाती है उसी प्रकार से अशिक्षित राजकुमार होने से राजकुल या राजपरिवार नष्ट हो जाता है। तो इन्होंने बहुत अधिक मतलब बल दिया है किस पर, राजा या स्वामी की शिक्षा पर। तो उन्होंने कहा राजा या स्वामी को अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए जो कि जनता के कल्याण में कार्य कर सके। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं राजा या स्वामी की मतलब सहायता करने के लिए सलाहकार के रूप में कौन रहे, अमात्य। तो जिस प्रकार से गाड़ी बिना पहिए के नहीं चल सकती है या फिर एक पहिए से भी नहीं चल सकती है, तो उसी तरीके से हमें जो है राजा को एक सलाहकार के रूप में किसकी जरूरत पड़ती है, अमात्य की। तो कितने मंत्री होने चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था जब हमने मनु के बारे में स्टडी की थी, तो उन्होंने कितने मंत्री बताए थे, 10 या 12 मंत्रियों की एक मंत्री परिषद का उल्लेख उसमें किया गया है। लेकिन इसमें 7 से 8 मंत्री जो है वो कौटिल्य के द्वारा बताए हैं। और इसमें मंत्री और प्रशासनिक पद पर जो है ये लोग रहेंगे और जो कि राजा या स्वामी को एक सलाहकार के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड जो सप्तांग सिद्धांत का बिंदु है वो है जनपद। जनपद में उन्होंने क्या क्या बताया, भू प्रदेश व जनसंख्या। तो यानी जनपद में क्या आएगा, भू प्रदेश व जनसंख्या। तो भू प्रदेश कैसा होना चाहिए, यानी कि उपजाऊ होना चाहिए, उर्वरक होना चाहिए, है ना, जिसमें बहुत अच्छे से खेती हो सके, कृषि हो सके। नेक्स्ट जनसंख्या, जनसंख्या कैसी होनी चाहिए, जनसंख्या जो है अपनी मतलब धर्म के अनुसार चलने वाली होनी चाहिए। जो जनता है वहाँ की वो अपने कर्तव्यों का अच्छे से निर्वहन करे, नैतिकता से युक्त हो। तो इस प्रकार से भूप्रदेश और जनसंख्या के बारे में भी हमें जनपद में सप्तांग सिद्धांत में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कौटिल्य हैं उन्होंने मतलब ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये हमें 4 फैक्ट है, ये अच्छे से ध्यान रखना है कि जो 800 गांव हैं उनके समूह को कौटिल्य ने किस नाम से जाना है, स्थानिक। 800 गांव के समूह को क्या बोला है, स्थानिक। 400 गांव के समूह को क्या बोला है, द्रोणमुख। और 200 गांव के समूह को क्या बोला है, खारवटिक। और 10 गांव के समूह को क्या बोला है, संग्रहण। तो 800 गांव के समूह को स्थानिक, 400 गांव के समूह को द्रोणमुख, 200 गांव के समूह को खारवटिक और 10 गांव के समूह को संग्रहण। इस प्रकार से
कौटिल्य के द्वारा जो है वो 800 गांव के समूह को स्थानिक बोला गया है, 400 गांव के समूह को द्रोणमुख बोला गया है, 200 गांव के समूह को खारवटिक बोला गया है और 10 गांव के समूह को संग्रहण बोला गया है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दुर्ग। जो फोर्थ इसका सप्तांग सिद्धांत है वो है दुर्ग। तो दुर्ग में कौन कौन से दुर्ग आएंगे? ओदक दुर्ग, पार्वत, धानवन और वन दुर्ग। तो इस प्रकार से जो सप्तांग सिद्धांत है उसमें दुर्ग यानी किले का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस राजा का दुर्ग जो जितने अधिक दुर्ग बनाएगा, जितने अधिक किलों का निर्माण करेगा, उसमें उतने मतलब अच्छा जो है वहाँ का राज्य होगा। और इस प्रकार से जो फिफ्थ है वो है कोस। तो कोस जो है वो उस पर भी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में वर्णन किया है। तो कोस किससे इकट्ठा होगा? कोस एक मतलब समृद्ध कोस होना चाहिए और जिसमें कि जैसा कि मनु ने भी बताया था कि जो कोस है वो व्यथा मुक्ति, लाभ पर कर, इस प्रकार से 4 करों का वर्णन करके जो है वो मनु ने भी बताया था। और उसी तरीके से कौटिल्य ने भी 4 प्रकार के करों का वर्णन करके और कहा है कि कोष जो है वो काफ़ी समृद्ध होना चाहिए राजा के पास। यदि कोष समृद्ध नहीं होगा तो उसमें जो है राज्य जो है वो विकास नहीं कर पाएगा और राज्य जो है उसका अच्छे से विकास नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेना। तो जैसे मैंने बताया ना आपको कोष के बारे में कर नीति लगानी चाहिए, जैसे व्यथा मुक्ति है, लाभ पर कर है, विशेष योजना है और प्रजा रक्षण के लिए जो है इसमें कर लगा के राजा को कोष इकट्ठा करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं सेना। सेना में हाथी सेना, घुड़सवार सेना और रथ सेना है ना, और जो है वो होनी चाहिए राजा के पास। नेक्स्ट 7वां जो इसका अंग है वो है मित्र। तो मित्र बहुत मतलब राजा को चाहिए कि वो अपने आसपास के जो राज्य हैं उनके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करे और सबके साथ अच्छे संबंध बनाकर रखे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हुआ अपना सप्तांग सिद्धांत। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कौटिल्य की परराष्ट्र संबंधी विचार, यानी कौटिल्य के परराष्ट्र संबंधी विचार देखेंगे। तो कौटिल्य के जो परराष्ट्र संबंधी विचार हैं उसमें मंडल सिद्धांत देखेंगे, जो कि मनु के समान ही इन्होंने 12 राज्यों के व्रत की संकल्पना दी है, जो कि यथार्थवाद पर आधारित है, यानी शक्ति संतुलन सिद्धांत पर आधारित है। तो इसको हम एक सीधी रेखा में देख सकते हैं जो इजी हमें समझ में आ जाएगा। तो बिजिगिसु यहाँ का राजा है और उसके जस्ट आगे अरि है, यानी कि उसका शत्रु है, और शत्रु के बिल्कुल सामने मित्र है। वो किसका मित्र होगा? बिजिगिसु का। और मित्र के जस्ट आगे अरि मित्र होगा, यानी शत्रु का मित्र होगा, यानी 2 का पड़ोसी कौन होगा? 4th नंबर अरि मित्र। फिर अरि मित्र के जस्ट आगे मित्र मित्र होगा, जो कि मित्र का मित्र होगा, और मित्र मित्र के आगे अरि मित्र मित्र होगा, यानी कि शत्रु के मित्र का मित्र होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। अरि बिजिगिसु का शत्रु, अरि के आगे मित्र, मित्र के आगे अरि मित्र, और अरि मित्र के आगे मित्र मित्र, और अरि मित्र मित्र के आगे अरि मित्र मित्र होगा। और इसके पीछे के शत्रु हम देखते हैं, या पीछे की जो बैकग्राउंड है वो भी हम जानेंगे। तो बिजिगिसु के जस्ट पीछे जो है वो उसका पीठ पीछे का शत्रु होगा, जिसको हम कौटिल्य ने जो है वो पाषाणीय ग्राह नाम दिया है, पाषाण ग्राह। तो बिजिगिसु के जस्ट पीठ पीछे का शत्रु कौन होगा? पाषाण ग्राह। और पीठ पीछे का जो मित्र होगा वो आक्रांता। पीठ पीछे के शत्रु का जो मित्र होगा वो होगा पाषाण ग्राहचार, और जो पीठ पीछे के मित्र का मित्र होगा वो होगा आक्रांता सार। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गए 10 राज्य। अब जो 11वां राज्य है वो बिजिगिसु और अरि के जस्ट ऊपर होगा, जिसको हम मध्यम नाम से जानेंगे, और यह बिजिगिसु और अरि से ज्यादा शक्तिशाली होगा। तो बिजिगिसु और अरि को इसके साथ मधुर संबंध स्थापित रखने चाहिए, क्योंकि अगर ये इसके साथ मधुर संबंध स्थापित नहीं रखेंगे या फिर इसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे तो ये इसके ऊपर कभी भी आक्रमण कर सकता है, इनको लूट सकता है। तो इस प्रकार से कौटिल्य के द्वारा जो है वो 11 नंबर पर मध्यम राज्य की संकल्पना दी गई है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 12वें नंबर पर। तो 12वें नंबर पर
जो राजा है वो उदासीन रहेगा, जो कि इन सबसे शक्तिशाली होगा। यानी सबसे शक्तिशाली एक तो मध्यम और उससे भी ऊपर शक्तिशाली उदासीन होगा, जो कि एक ध्रुवीय राष्ट्र के समान होगा, जैसे कि आज का यूएसए है। तो इस प्रकार से मध्यम और उदासीन के साथ मतलब बिजिगिसु को तटस्थ रहना चाहिए। जब इनकी जरूरत हो तो इनका सहारा लेना चाहिए। जब कोई इनसे जो है दूसरा राजा जो शक्तिशाली राजा है वो आक्रमण कर दे तो इनका सहारा बिजिगिसु को ले लेना चाहिए। इस प्रकार से किस पर विश्वास करना चाहिए बिजिगिसु को? जो 3 नंबर है, जो 5 नंबर है, जो 8 नंबर है और जो 10 नंबर है। 3, 5, 8 और 10 पर तो विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये तो मित्र है और ये मित्र का मित्र है और ये पीठ पीछे का मित्र है और पीठ पीछे के मित्र का मित्र है। तो इस प्रकार से मित्र, मित्र मित्र, आक्रांता और आक्रांता सार पर विश्वास करना चाहिए। और किस पर विश्वास नहीं करना चाहिए? जस्ट आगे अरि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शत्रु है और शत्रु के मित्र जो है वो अरिमित्र, और अरिमित्र का जो मित्र है जो 6 नंबर पर है उस पर, और फिर पाशनिग्राह और पाशनिग्राह सार यानी कि 2, 4, 6, 8 और 9 पर विश्वास नहीं करना चाहिए। किस पर विश्वास नहीं करना चाहिए? 2, 4, 6, 7 और 9 पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, 2, 4, 6, 7, 9 पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तटस्थ किनके साथ रहना चाहिए? मध्यम और उदासीन के साथ। ये हुई अपनी राज्यों की संकल्पना कौटिल्य की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौटिल्य का जो है 60 गुणे नीति यानी 6 फोल्ड डिप्लोमेसी। तो जो 6 फोल्ड डिप्लोमेसी है उसमें सबसे पहले हम देखेंगे संधि, नेक्स्ट विग्रह, यान, आसन, द्विधिभाव, संशय। जो संधि है, संधि में कौटिल्य ने वही मनु के समान ही बताया है कि जब लगे कि हमारी पराजय सुनिश्चित है, पराजय होने वाली है, तो हमें उस पड़ोसी राज्य से संधि कर लेनी चाहिए। ज्यादा मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। जब लगता है कि सारा मतलब सामने वाला जीतने ही वाला है तो हमें उस समय संधि कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है विग्रह। संधि कर लेने के बाद जो अंदर की उसकी कमजोरियां हैं उनको जान के आंतरिक तोड़फोड़ करनी चाहिए। और जब अंदर की कमजोरियों का पता चल जाए, आंतरिक तोड़फोड़ हो जाए, राज्य बिल्कुल खंडित हो जाए या बिखर जाए, तो उस समय हमें यान का सहारा लेना चाहिए। यान मीन्स उसके ऊपर सामने वाले राज्य के ऊपर आक्रमण कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये होगा यान। नेक्स्ट है आसन। जब 2 राज्य या शत्रु राज्य हो चाहे मित्र राज्य हो, दोनों आपस में लड़ रहे हैं तो उस टाइम हमें तटस्थ रहना चाहिए, किसी का भी पक्ष नहीं लेना चाहिए, किसी के विरोध में भी नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये हुआ आसन। नेक्स्ट है द्विधिभाव। तो द्विधिभाव में जो है जैसे कि मनु ने तो बताया था यहाँ पर गुरिल्ला पद्धति। तो गुरिल्ला पद्धति में उन्होंने बताया था कि पहले छोटी सेना सामने दिखानी चाहिए शत्रु राज्य को और पीछे से बड़ी सेना लेकर उस पर आक्रमण करके युद्ध को जीत लेना चाहिए या राज्य को जीत लेना चाहिए। तो इसमें कौटिल्य ने बताया है कि जब लगे द्विधिभाव में कि जब लगे कि हमारी हार सुनिश्चित है, ठीक है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? जो पड़ोसी राज्य है, जिसके थोड़ा शक्तिशाली जो राज्य है, उससे हमने समझौता कर लेना चाहिए। ठीक है, और दूसरे के ऊपर उससे समझौता करके दूसरे के ऊपर आक्रमण कर देना चाहिए। यानी कि एक राज्य तो अपने साथ हो ही गया, दूसरा जो राज्य है वो अपने आप कमजोर हो जाएगा। जब उसकी सिंपैथी नहीं मिली तो 2 राज्य तो एक साथ आक्रमण फिर कर नहीं सकते, तो इसकी सिंपैथी अपने पास रहेगी तो दूसरे राज्य पर आक्रमण कर देना चाहिए। यही कौटिल्य का द्विधिभाव है। संश्रय। जब लगे कि हमारी किसी भी तरीके से हम नहीं जीत सकते या शत्रु राष्ट्र को नहीं हरा सकते तो हमें आश्रय या सहारा ले लेना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कौटिल्य ने 4 उपाय भी बताए हैं। साम, दाम, भेद, दंड। तो साम मतलब समझाना, दाम लालच देकर, भेद मतलब उसके बारे में जान करके, और दंड यानी कि उसको प्रताड़ित करके या दंड देकर या युद्ध करके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कर नीति। कर नीति के संबंध में भी कौटिल्य ने प्रजारक्षण, लाभ पर कर, विशेष योजना पर कर और व्यथा मुक्ति पर कर बताया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोष के लिए कौटिल्य को प्रजारक्षण, लाभ पर कर, विशेष योजना पर कर और व्यथा मुक्ति पर कर लगाने चाहिए, जिससे कि राज्य का कोष जो है वो सुरक्षित रहेगा। इस प्रकार से लास्ट हम देखते हैं गुप्तचर व्यवस्था। तो जो कौटिल्य की गुप्तचर व्यवस्था है उसके बारे में कौटिल्य ने काफी व्यापक जो है वो विचार प्रस्तुत किए हैं और अपने विचार दिए हैं। और उन्होंने कहा है कि लूट के 40 प्रकार होते हैं और इन्हें रोकने के लिए गुप्तचर व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये है काफी मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट है, हमें एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना है कि लूट के 40 प्रकार होते हैं, इन्हें रोकने के लिए गुप्तचर व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा किसने कहा है? तो कौटिल्य ने कहा है। और उन्होंने 2 प्रकार के गुप्तचरों की व्यवस्था जो है वो की है, एक स्थायी गुप्तचर, एक अस्थायी गुप्तचर। कौन कौन से गुप्तचर बताए हैं? एक स्थायी और एक अस्थायी गुप्तचर। जो स्थायी गुप्तचर हैं वो 5 प्रकार के होते हैं और जो
अस्थायी गुप्तचर हैं वो 4 प्रकार के इन्होंने बताए हैं। जो स्थायी गुप्तचर हैं वो 5 प्रकार के कौन कौन से बताए हैं। एक होता है काप्टिक, एक होता है उदास्तिक, गृहपति, वेदेहक और तापस। कौन कौन से बताए, काप्टिक, उदास्तिक, गृहपति, वेदेहक और तापस। जो काप्टिक होते हैं वो विद्यार्थी के वेश में रहते हैं और विद्यार्थी को तो कहीं भी जा सकता है, विद्यार्थी पढ़ने के उसमें बहाना लेके किसी भी बहाने से विद्यार्थी को कोई मना भी नहीं करेगा, किसी के घर भी जा सकता है और उससे गुप्त सूचनाएं लेके राजा को तक पहुंचा सकता है। तो ये तो हुआ काप्टिक। नेक्स्ट है उदयस्थित। तो उदयस्थित जो है वो सन्यासी के वेश में, सन्यासी के वेश में किसी भी घर में जा सकता है और उससे जो जानकारी लेके राजा तक पहुंचा सकता है। तो ये हुआ स्थायी गुप्तचर में उदयस्थित। नेक्स्ट है गृहपति। तो जो गृहपति है वो किसान के वेश में रहेगा और जो कि राजा को जानकारी लाकर देगा। नेक्स्ट है वेदेहक, एक व्यापारी के वेश में रहेगा और यह राजा तक गुप्त सूचना लाकर राजा को पहुंचाएगा। नेक्स्ट है तापस, यह एक तांत्रिक के वेश में रहेगा जो कि राजा तक गुप्त सूचना लाकर राजा तक पहुंचा देगा। तो स्थायी में क्या क्या, काप्टिक, उदास्तिक, गृहपति, वेदेहक और तापस। तापस तांत्रिक के वेश में, वेदेहक व्यापारी के वेश में, गृहपति जो है वो किसान के वेश में और उदास्तित सन्यासी के वेश में और काप्टिक विद्यार्थी के वेश में ये स्थायी गुप्तचर रहेंगे जो कि राजा को सूचनाएं लाकर देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अस्थायी गुप्तचर। तो अस्थायी गुप्तचर में स्त्री, तीक्ष्ण, रसद और परिवर्जिका, यानी कि 4 प्रकार के गुप्तचर अस्थायी गुप्तचर बताए हैं। स्त्री, तीक्ष्ण, रसद और परिवर्जिका। स्त्री, इसमें जो है ये मतलब राजा के दूसरा जो राज्य है वहाँ मतलब राजा के पास इसको भेज दिया जाता है और यह राजा को चाहे इसको विष कन्या ये जो होती थी पहले के समय वो भी इसी में आएंगे अस्थायी गुप्तचर में ही, या फिर राजा को अधिक मदिरा मतलब पान करवाकर जो है वो राजा से गुप्त सूचनाएं ले लेती थी और फिर ये जो है अपने राजा तक पहुंचा देती थी। तो इस प्रकार से ये अस्थायी गुप्तचर में स्त्री। दूसरा है तीक्ष्ण, लालची, यानी कि जिसको बहुत अधिक लालच हो, जिसको उसको अच्छी खासी रकम देकर राजा के द्वारा जो है ये अपनी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। नेक्स्ट है रसद। रसद मतलब जो कठोर यानी जो क्रूर लोग होते हैं जो किसी को मार भी सकते हैं, किसी का मतलब किसी भी तरीके से उसको प्रताड़ित करके और जो है सूचनाएं राजा तक ले आते हैं। तो ये हुए रसद अस्थायी गुप्तचर। नेक्स्ट है परिवर्जिका। तो परिवर्जिका में जो अधेड़ उम्र की जो महिलाएं होती हैं वो शत्रु जो राज्य होता है वहाँ पर मतलब बीच की जो उम्र की जो महिलाएं होती हैं वो जैसे काम के बहाने से खाना बनाने के लिए या फिर और मैड के रूप में जो है इनको भेज दिया जाता था, जो कि उनके घर की सारी मतलब अंदर की जो राजा की जो सूचनाएं होती थी वो अपने राजा को लाकर दे देती थी। इस प्रकार से कौटिल्य ने गुप्तचर व्यवस्था पर काफी व्यापक जो है अपने विचार दिए हैं। उन्होंने कहा जिस राजा की जितनी गुप्तचर व्यवस्था जितनी स्ट्रॉन्ग होगी वह राज्य उतना ही विकास करेगा, वह राजा उतना ही सक्सेस होगा। यानी कि जो अस्थायी गुप्तचर है उसमें स्त्री, तीक्ष्ण, रसद, परिवर्जिका, ये सब 4 प्रकार के अस्थायी गुप्तचर और 5 प्रकार के स्थायी गुप्तचर उन्होंने बताए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो राजदूत। राजदूत के बारे में कौटिल्य ने कहा है कि ये निःश्रेष्ठार्थ जो होते हैं, एक तो 3 प्रकार के राजदूत बताए हैं, निःश्रेष्ठार्थ, परिमितार्थ और शासन है। जो निःश्रेष्ठार्थ जो राजदूत होते हैं वो पूर्ण अधिकार संपन्न होते हैं, यानी कि राजा के ये अधीन नहीं होते हैं, ये अपना जो भी डिसीजन है वो खुद अपने विवेक से भी ले सकते हैं। तो इनको पूर्ण अधिकार संपन्न माना गया है निःश्रेष्ठार्थ को, यानी कि निःश्रेष्ठार्थ जो राजदूत होते हैं वो अपने विवेक से डिसीजन लेकर मतलब कुछ भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेमितार्थ, ये राजा की अनुमति लेते हैं ये राजदूत और राजा की अनुमति से ये अपना कार्य करते हैं। और जो शासनहर होते हैं ये सिर्फ संदेश भेजने का काम करते हैं, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र, एक राजा से दूसरे राजा तक ये संदेश भेजने का कार्य ये गुप्तचर करते हैं, यानी राजदूत करते हैं। तो निःश्रेष्ठार्थ, प्रेमितार्थ और शासनहर 3 प्रकार के राजदूत जो है कौटिल्य ने बताए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यायिक व्यवस्था। कौटिल्य की जो न्यायिक व्यवस्था थी वो 2 प्रकार की थी, एक दीवानी एक कंटक शोधक। तो जो कंटक शोधक और जो दीवानी थी उसमें हम देखेंगे जो दीवानी थी वो तो जो पैसे वाले जो होते हैं मामले उनसे रिलेटेड तो सारे किसमें आ जाएंगे, वो तो दीवानी मामले होंगे और वो इसमें चले जाएंगे। और जो कंटक शोधक है उसमें आपराधिक न्यायालय जैसे वादी प्रतिवादी मतलब अपना पक्ष विपक्ष का इसमें रख सकते हैं, अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने का, अपनी निष्पक्षता से रिलेटेड जो सारे हैं वो कंटक शोधन में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से इसके न्यायिक व्यवस्था पर भी कौटिल्य ने विचार दिए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं
कि कौटिल्य और जो मेकियावली हैं इनमें दोनों में कुछ तो समानता है और कुछ असमानता भी है। तो कौटिल्य और मेकियावली में मतलब आधारभूत अंतर भी हैं और आधारभूत समानताएं भी हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कौटिल्य तो प्राचीन विचारक है, 3री से 4ठी शताब्दी का विचारक है, जबकि जो मेकियावली है वो 1469 ईस्वी का विचारक है। जैसा कि थोड़ा तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कौटिल्य और मेकियावली। तो कौटिल्य और मेकियावली में कुछ तो आधारभूत अंतर हैं और कुछ आधारभूत समानताएं भी हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कौटिल्य जो है प्राचीन विचारक हैं, 3री से 4ठी शताब्दी के विचारक हैं, जबकि मेकियावली जो है वो 1469 ईस्वी के विचारक हैं। तो 1469 थोड़ा सा हम मेकियावली के बारे में जानकारी लेंगे, तो फिर हम दोनों में समानता और असमानता के बारे में जानकारी लेंगे। तो जो मेकियावली हैं उनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था और उस समय ये इटली से थे और उस समय जो है इटली 5 भागों में डिवाइड था, जो कि जिसमें कि एक भाग था फ्लोरेंस गणराज्य। तो मेकियावली फ्लोरेंस गणराज्य से ही थे और यहाँ का जो शासक था वो था सावरनोला। लेकिन सावरनोला शासक था बट वहाँ पर पादरियों का प्रभाव था। तो हुआ क्या कि स्पेन ने फ्लोरेंस पर आक्रमण कर दिया और फ्लोरेंस को अच्छी तरह से लूट लिया। और जब ये हुआ कि फ्लोरेंस को जो है वो स्पेन ने लूटा, तो उस समय जो वहाँ का पादरी था उसने कहा कि जो राजा है सावरनोला उसने अच्छे से पूजा पाठ नहीं की और इस कारण से जो है वो फ्लोरेंस जो है वो लूट लिया गया है। तो वहाँ के जो व्यक्ति थे यानी कि जो भी राज्य के जो लोग थे उन्होंने सावरनोला को जिंदा जला दिया था और यही सब कौन देख रहा था? मेकियावली। तो मेकियावली के दिमाग में ये चीज़ आई थी कि जो मनुष्य है वो अनैतिक प्राणी है, अविवेकीय प्राणी है, मतलब उसमें नैतिकता है ही नहीं, उसमें अपना विवेक है ही नहीं। वो जो देखता है जो सुनता है वही जो है वो कर लेता है। तो इस प्रकार से मेकियावली ने जो है व्यक्ति को अविवेकीय अनैतिक प्राणी जो है वो माना है। तो इस प्रकार से कौटिल्य और मेकियावली के बारे में हम थोड़ा सा अब जानेंगे। तो जो समानता है उसकी बात करते हैं। तो जो विंटरनेटज एक लेखक हैं उन्होंने कहा कि इन दोनों में आधारभूत समानताएं हैं। किसने कहा था? विंटरनेटज ने। तो विंटरनेटज ने कौटिल्य और मेकियावली में कुछ समानताएं बताई हैं जो कि हम जानेंगे। जैसे कि दोनों ही यथार्थवादी थे, है ना, शक्ति संतुलन की बात करते थे। दोनों ने राजा और राज्य को महत्वपूर्ण माना है और उन्होंने कहा कि राजा और राज्य ही सर्वे सर्वा होता है और जो मंत्री और जो अमात्य हैं वो पढ़े लिखे होने चाहिए। ये बात भी इन दोनों ने ही कही है। दोनों ने ही शक्ति का समर्थन किया है। दोनों ने युद्ध का समर्थन भी किया है कि जरूरत पड़ने पर युद्ध भी करना चाहिए और युद्ध में जीतना भी चाहिए, जैसा तैसा जो भी करके युद्ध जीतना ही चाहिए। और शासक को सफलता के सूत्र भी दिए हैं जिसमें कि उन्होंने ये क्या कहा है कि बहुत अधिक सीधा पेड़ हो चाहे मनुष्य हो, इनको पहले काटा जाता है। तो किसी भी व्यक्ति या पेड़ को बहुत अधिक सीधा नहीं होना चाहिए। ये तो की हम लोगों ने समानता की बात। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं असमानताएं, यानी कि इसमें अंतर क्या है। तो अंतर की बात कौन करता है? सेलिटोर, राजाराम, अमर्त्य सेन। सेलिटोर, अमर्त्य सेन और राजाराम, ये 3 ऐसे विचारक हैं जिन्होंने कौटिल्य और मेकियावली में अंतर की बात की है। तो जो अमर्त्य सेन है इनकी बुक है आइडिया ऑफ जस्टिस, 2009 की ये बुक है। इसमें उन्होंने कौटिल्य और मेकियावली में कुछ आधारभूत अंतर की बात की है। तो हम देखते हैं इनमें कौन कौन से अंतर हैं। तो कौटिल्य कल्याणकारी राज्य की संकल्पना देता है जबकि मेकियावली नहीं देता है। कौटिल्य जो है कर नीति पर बात करता है, मेकियावली नहीं करता है। जैसे कि हमने देखा था कि जो कौटिल्य है उन्होंने कर नीति के बारे में ये कहा था कि कर नीति जो है वो राजा को लगानी चाहिए जिससे कि प्रजा का रक्षण हो सके। जैसे कि लाभ पर कर लगा लिया, विशेष योजना पर कर लगा लिया, व्यथा मुक्ति पर कर लगा लिया। तो ये सब बात कौटिल्य ने कही है। नेक्स्ट टाइम जो कौटिल्य है वो धर्म में आंतरिक और बाह्य रूप से यथार्थवादी होना चाहिए और इन्होंने क्या माना? सिर्फ यथार्थवाद पर बल दिया। किसने? मेकियावली ने। नेक्स्ट हम इनके अंतर की बात करते हैं। तो न्याय से रिलेटेड कौटिल्य न्याय की भी बात करते हैं, लेकिन जैसे कि न्याय व्यवस्था में इन्होंने कंटक शोधक न्यायालय की भी बात की है और इन्होंने दीवानी मामले जो है पैसे से रिलेटेड वो भी बात इन्होंने न्याय व्यवस्था में की है। लेकिन मेकियावली ने न्याय की कोई भी चर्चा किसी भी तरीके की नहीं की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मंडल सिद्धांत, षाटकोणीय नीति, परराष्ट्र संबंधी विचार कौटिल्य ने दिए हैं, लेकिन मेकियावली ने मंडल सिद्धांत, षाटकोणीय नीति, परराष्ट्र संबंधी कोई भी विचार किसी तरीके नहीं दिए हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं गुप्तचर व्यवस्था। तो जो कौटिल्य की गुप्तचर व्यवस्था है वो बहुत व्यापक रूप में इन्होंने बताई है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि कौटिल्य के द्वारा 5 प्रकार के स्थायी गुप्तचर और 4 प्रकार के अस्थायी गुप्तचरों के बारे में कौटिल्य ने बताया था। जो 5 प्रकार के स्थायी गुप्तचर, जैसे कि मैंने आपको बताया, काप्टिक, उदास्थित, गृहपति, वेदेह और तापस, और अस्थायी स्त्री, तीक्ष्ण, रसद और परिवर्जिका। तो इस प्रकार से इन्होंने व्यापक चर्चा की है। और मैकियावेली ने लेकिन थोड़ी सी मतलब सीमित रूप में चर्चा की है। जैसा कि मैकियावेली ने क्या कहा कि जो गुप्तचर व्यवस्था है राजा की, वो शेर की तरह ताकतवर, ठीक है, और लोमड़ी की तरह चालाक होनी चाहिए। ठीक है, तो शेर की तरह ताकतवर होनी चाहिए और लोमड़ी की तरह चालाक होनी चाहिए। ये बात किसने कही? मैकियावेली ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौटिल्य की राजदूत व्यवस्था। तो कौटिल्य ने राजदूत जैसे कि 3 प्रकार के राजदूत बताए हैं। एक तो निश्रेष्टार्थ, प्रेमितार्थ और शासनहार। निश्रेष्टार्थ में उन्होंने बताया कि जैसे ये अपनी इच्छा से, अपने विवेक से डिसीजन ले सकते हैं और दूसरे राज्य से मतलब जो भी संबंध है उनके बारे में बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जो प्रेमितार्थ जो राजदूत होते हैं वो राजा की अनुमति के साथ ही दूसरे राज्य से डिसीजन ले सकते हैं। और जो शासनहार होते हैं वो अपने राजा का जो संदेश है वो दूसरे राज्य तक पहुंचाने का कार्य शासनहार करते हैं। तो इस प्रकार से राजदूत व्यवस्था में 3 प्रकार के राजदूतों की व्यवस्था जो है वो कौटिल्य के द्वारा की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं मैकियावेली। तो मैकियावेली ने राजदूत के बारे में किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं की है। तो ओके फ्रेंड्स, ये हमारा कौटिल्य जो है वो कंप्लीट होता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों के साथ मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने की चेष्टा की है। होप करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। और नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे जो देखेंगे वो भारतीय राजनीति विचारक में राम मनोहर लोहिया के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।